मित्रों नमस्कार। संविधान को जाने समझे श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। इसके पहले के जो एपिसोड्स इस श्रृंखला के थे, विशेष रूप से एपिसोड 4 और एपिसोड 7, उसके क्रम में आज मैं आपसे राइट टू फ्रीडम के पहले अधिकार, उसमें जो पहला अधिकार दिया हुआ है 19(1)(a, उस पर चर्चा करूंगा। वो अधिकार है बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को, सिटीजन को, याद रखें सिटीजन के लिए उपलब्ध है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इट गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यह अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में है, जैसा मैंने एपिसोड 4 में मौलिक अधिकारों की विवेचना करते समय कुछ बातें आपको बताई थी। रिकैप के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि यह अधिकार यानी बोलने और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, इसका भी जो ऐतिहासिक पक्ष है वह यदि हम दुनिया के इतिहास में देखेंगे तो जो बिल ऑफ राइट्स मैग्ना कार्टा के बहुत बाद आकर के इंग्लैंड के नागरिकों को मिला था, उसमें भी बोलने और अभिव्यक्ति के अधिकार की गारंटी दी गई। इसके बाद फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, उस क्रांति के बाद जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड मेन करके निकला, उसमें भी इस अधिकार को मान्यता प्रदान की गई। और जो बिल ऑफ राइट्स यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में इंग्लैंड से आज़ादी के बाद जो बना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, उसमें भी इसकी चर्चा की गई। और एपिसोड 7 में मैंने बताया था कि किस प्रकार से ये जो फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जिसको हम कहते हैं, जिसके अंतर्गत ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी फ्रीडम भाषण देने या बोलने और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी आती है, इसका जो मूलाधार है वह यही है कि न केवल ऐतिहासिक रूप से दुनिया के विभिन्न देशों में, इसको हम सभ्य कहते हैं, मिला है, अपितु तो भारत में भी बाकायदा संविधान में हमने इसे उचित दर्जा दिया है। और ऐसा दर्जा दिया है जो दर्जा राज्य के विरुद्ध है, यानी राज्य इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर छेड़छाड़ करता है तो केवल संविधान के दायरे में रहते हुए ही। वो दायरा क्या है? वो दायरा मैंने एपिसोड 7 में कहा था कि वह रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का दायरा है। तो अब हम समझें कि ये जो बोलने यानी भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस आज़ादी को निश्चित तौर से कई स्तरों पर रोकने की कोशिश हुई होगी, लेकिन जो पहला केस इसमें हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, वह केस था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें जो प्रेस, अभी तो मीडिया हम कहते हैं, पहले हम प्रेस कहते थे क्योंकि उस समय टेलीविज़न नहीं था, अखबार छपते थे। तो स्टेट ऑफ मद्रास में अखबार के जाने पर प्रतिबंध लगाया गया, वहाँ कोई हंगामा हुआ था। लेकिन वो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, रोमेश थापर उसके एडिटर हुआ करते थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में जो बात कही, दरअसल उसके उस समय जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे पतंजलि शास्त्री, उनका एक कोट बड़ा महत्वपूर्ण है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें कहा गया, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑफ द प्रेस ले एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर विदाउट फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन नो पब्लिक एजुकेशन सो essential for the proper functioning of the process of popular government is possible। यानी न केवल हमें और आपको बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, दूसरे ने क्या कहा उसे भी प्रसारित करने की स्वतंत्रता दी गई। यानी प्रेस के माध्यम से ही जो दूसरे लोग क्या कहते हैं उसे हम सुन सकते हैं, उसे बाकी लोग सुन सकते हैं, और उसके माध्यम से पब्लिक एजुकेशन भी हो सकता है। हालांकि आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे फेक न्यूज़ भी चलते हैं जिसमें पब्लिक का डी एजुकेशन होने लगता है, यानी झूठी बातें। लेकिन ग्रोक आ गया है, ग्रोक ने
झूठी बातों का पर्दाफाश करना शुरू किया है। अपने एक वीडियो में मैंने ये बात भी आपको बतलाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, न केवल हमारी व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता है, अपितु दूसरों ने क्या कहा उसे भी जानने का जो जरिया प्रेस है, मीडिया है, उसके माध्यम से भी हमें उसकी जानकारी मिलती है। और उमेश थापर के केस में इसी बात को कहा गया था। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि यह जो अधिकार है वह राज्य के विरुद्ध है। राज्य हमारे इस बोलने के अधिकार पर, अभिव्यक्ति के अधिकार पर जो संविधान के इतर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, मैंने एपिसोड 7 में प्रतिबंधों की जो चर्चा की थी, वह राज्य उसके विधि नहीं लगा सकता है। और रिजनेबलनेस क्या है मैंने आपको बताया था, वह भी कोर्ट के द्वारा निर्धारित होगा यदि हमें उस पर आपत्ति है तो। लेकिन यह इंडिविजुअल्स के विरुद्ध नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे या बोलने की स्वतंत्रता के नाम पे अपने पड़ोसी को गाली गलौज देना शुरू करें, उसके बारे में अफवाह फैलाना शुरू करें। निश्चित तौर से यह उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा और एक सभ्य समाज के लिए यह चीज़ें निंदनीय ही नहीं है, यह श्लाघनीय भी नहीं है, यह मूलतः यह जो है सो झगड़ा मोल लेने जैसी बात है। क्योंकि पड़ोसी को भी अधिकार है कि हमारे विरुद्ध भी चीज़ें शुरू करेगा और फिर जो है सो दिक्कत हो जाएगी। और यह भी कि जो हेट स्पीच जो लोग देते हैं, वह हेट स्पीच अगर आप किसी समुदाय के बारे में देते हैं, कि संप्रदाय के बारे में देते हैं, बहुत सारे हेट स्पीच के मामले आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, राज्यों को कहा है एक्शन लेने के लिए। यह हेट स्पीच अगर आप किसी समुदाय के बारे में देते हैं तो जो कानून है, कानून भी अपना काम करता है और व्यक्ति भी निश्चित तौर से ये डिमांड करेगा कि आपके ऊपर कार्रवाई हो। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि हमें कुछ भी बोलने और व्यक्ति का लाइसेंस नहीं है। हम राज्य इसमें हमारे इस अधिकार को संविधान के दायरे में रह करके ही रोक सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं रोक सकता। लेकिन हमसे अपेक्षा की जाती है एक सभ्य समाज में रहने के कारण, एक मनुष्य होने के कारण, कि हम वही बातें करेंगे, वही अभिव्यक्त करेंगे, वही मीडिया के माध्यम से करेंगे जो उचित लगेगा, जो उचित है, जो तथ्यों पर आधारित हो। बेसिर पैर की उड़ाने का कोई मतलब नहीं होता। ये इस आज़ादी का मतलब है। और आप जानते हैं कि जो देश के निर्माण का खाका हमारे संविधान में अंकित है, जिसकी शुरुआत प्रस्तावना से हुई थी, उसी में जस्टिस के बाद दूसरे जो लिबर्टी की चर्चा की गई है, लिबर्टी ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट, फेथ, उसकी बात की गई है और उसी को फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, तो हम ये समझें कि वो प्रतिबंध क्या क्या हैं। दरअसल कुल 8 तरह के प्रतिबंध, जिसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत अनुच्छेद के 19(2) में दिया गया है, वह मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। पहला है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध कोई बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि भारत जिस देश में हम रहते हैं उस देश को बनाने के लिए ही यह अधिकार हमें दिया गया है। मनुष्य के रूप में हम बने, लेकिन समाज भी महत्वपूर्ण है और देश भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हम इस बात को समझ लें कि हम ऐसा कुछ नहीं बोलें, ऐसा कुछ व्यक्त नहीं करें, चाहे पोस्टर्स के माध्यम से, चाहे फिल्मों के माध्यम से, चाहे चित्रों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, चाक्षुष माध्यम से या अन्य माध्यमों से ऐसा कुछ व्यक्त नहीं करें जो भारत की संप्रभुता के लिए खतरा हो, भारत की अखंडता के लिए खतरा हो। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, राज्य की सुरक्षा। और ये ध्यान रखें, राज्य की सुरक्षा का मतलब यह नहीं होता कि हम जो सरकार है आज की तारीख में या कल की तारीख में होगी या पहले की तारीख में थी, ऐसा नहीं है कि हम राज्य सरकार के नीतियों की, यानी राज्य सरकार जब मैं कह रहा हूँ तो केंद्र और राज्य दोनों की बात कह रहा हूँ, उसके नीतियों की हम आलोचना कर सकते हैं। लेकिन हम देश की सुरक्षा को खतरे में अगर डालेंगे तो निश्चित तौर से सेडिशन जैसी जो धाराएं हैं, जो पहले आईपीसी में सेडिशन था, अब वो चीज़ जो भारतीय न्याय संहिता आई है उसमें भी आ गया है। तो हम ऐसा कुछ नहीं करें जिससे हमारे इस देश को, इस महान देश को खतरा उत्पन्न हो जाए। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज, यानी जिन देशों से, जिन अन्य देशों से हमारी मित्रता है, निश्चित तौर से हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो इस मित्रता के मार्ग में
विष घोले, बाधा डाले, अनावश्यक रूप से आलोचना हमें नहीं करनी चाहिए। हाँ, हम अपनी विदेश नीति पर कमेंट कर सकते हैं, हम अपने विदेश नीति से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, और सहमति असहमति दोनों स्वरों का हम करेंगे, लेकिन यह नहीं कि बिना तथ्यों के हम मित्र देशों के विरुद्ध विश्व भ्रमण करना शुरू करें। ये अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर से राज्य इसको रोक सकता है, और ये रिस्ट्रिक्शन सारे के सारे कानून बने हुए हैं, इस तरह के चीज़ों के लिए बाकायदा कानून बने हुए हैं। जो अगला है वह है डिसेंसी एंड मोरालिटी, शिष्टता एवं नैतिकता। मैंने अपने किसी एपिसोड में कहा था कि हमें इस बात की आज़ादी नहीं कोई दे सकता या नहीं है कि हम नंगे घूमना शुरू कर दें किसी गांव में। अब नंगे जंगल में घूमिए, कौन आपको देख रहा है, लेकिन जहां पर आपके नंगे घूमने से लोगों के दिमाग और दिल पे असर पड़ता है वहां पर न करें। उसको ऑब्स्सिनिटी भी डिफाइन किया गया और पेनल लॉज में उसके लिए सजा का भी प्रावधान, उसे अपराध भी माना गया है। इसलिए ये डिसेंसी और जो मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हालांकि यह समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन हम सभी दिल में जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो शिष्ट है, हम जो कर रहे हैं क्या वो नैतिकता के दायरे में आता है। इस पर बहसें भी काफ़ी लंबी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी बहसें हुई हैं कि क्या डिसेंस जिसको हम कहेंगे क्या हम नैतिक कहेंगे। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर तो अलग से एपिसोड बनाया जा सकता है, लेकिन इस छोटे से एपिसोड में मैं उसकी पूरी परिभाषा और पूरे उसके कोनोटेशंस अगर आपके सामने देने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम सभी समझते हैं कि क्या चीज़ें हम कह रहे हैं वो डिसेंट है या वो नैतिक रूप से ठीक ठाक है या नहीं है, परंतु उसके आधार पर लगाया जा सकता है। अगला है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना हम नहीं करते और नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान ने न्यायालयों को इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया हुआ है। बहुत सारे लोग बहुत सारे कारणों से न्यायालयों से असंतुष्ट हो सकते हैं, फेयर कमेंट कर सकते हैं, फेयर क्रिटिसिज्म की जगह, जैसे अगर कोई अदालत में आदेश आता है तो अगर अपील की जाती है तो लिखा जाता है कि इसमें यह कमियां हैं, उसे अवमानना नहीं माना जाता उसे। और बाहर अखबारों में भी या मीडिया में भी हम उसे फेयर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बना हुआ है उस एक्ट का हमें पालन करना चाहिए, हमें पालन करना होगा, क्योंकि यह संविधान हमें कहता है। अगला है डिफेमेशन, हम कोई मान हानि करना शुरू कर दें, किसी को रिडिकुल कर दें, किसी को इंसल्ट कर दें, किसी को कंटेम्प्ट की स्थिति में डाल दें कि लोग समाज उनसे घृणा करने लगे। अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो यह भी पेनल लॉ बना हुआ है और इस पर राज्य आपके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है, और मैं एक एपिसोड में आऊँगा इस बात पे, कि अगर कोई चीज़ भले ही डिफेमेटरी नहीं है, भले ही किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा होगा, लेकिन पुलिस का इस्तेमाल करके, यहाँ तक कई बार कोर्ट का इस्तेमाल करके हम डिफेमेशन का सूट फाइल कर देते हैं। ये देखा गया है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई स्टेटमेंट आ गया, कई जगहों पर केसेस फाइल हो जा रहा है और केसेस ले लिया जा रहा है। अगर दिल्ली में कोई बात हुई, हो सकता है आसाम के किसी दूर दराज के थाने में केस हो जा रहा है और वहाँ से पुलिस भेजी चली आ रही है। इसका दुरुपयोग भी हो रहा है, लेकिन नागरिकों को समझना होगा कि हम अगर डिफेमेटरी नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसे डिफेमेटरी बनाने की जो कोशिश होती है, निश्चित तौर से न्यायालय में हम उसका विरोध करना पड़ेगा। और नागरिक अगर जागृत होंगे, नागरिक यदि चीज़ों को समझेंगे, तब उसका विरोध वो कर सकते हैं। और सबसे अंतिम और 8वां है इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, और इसी में हेट स्पीच भी आता है। जो हेट स्पीच की मैंने ऊपर चर्चा पहले की थी वह भी इसमें आता है। अगर हम किसी को कोई अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहे हो अपनी बातों से, तो निश्चित तौर से यह बिल्कुल पेनल प्रोविजन को अटैक करता है, यानी यह निश्चित तौर से एक अपराध है। अपराध के लिए किसी को इंसाइट करना भी अपराध है। इस आधार पे रोक भी लगाई जा सकती है और दूसरी कार्रवाइयाँ भी हो सकती है। जब मैं रोक कह रहा हूँ तो समझ लें कि रोक कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं है। एग्जीक्यूटिव एक्शन के माध्यम से रोक नहीं लगा सकते। कानून जो बने हुए हैं उन कानूनों के अनुसार ही रोक लगा सकते हैं और उन कानूनों के अनुसार ही कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि जिसके मन में आया
सरकार के मन में आया, उसके अफसरों के मन में आया और कह दिया नहीं नहीं आपने कहा है, आप पर केस होगा या आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कानून है उसका, उस कानून के अनुसार, हालांकि कानून का दुरुपयोग भी होने की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं और हम लोग एक एपिसोड में इस पर चर्चा करेंगे। अंतिम बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यह है कि मैंने प्रेस कहा, अब प्रेस के अलावा बहुत सारे और माध्यम आ गए हैं जिसको हम मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं। एक तो टेलीविज़न आ गया है, आप जानते हैं बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न है वो तो दिन रात क्या कहते हैं आप सभी उससे परिचित है। मैं तो नहीं देखता, हो सकता आप भी नहीं देखते हो, लेकिन उनके बारे में सुना जाता है। तो ग्रोक ने भी कहा कि वो तो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, बहुत सारे उसमें से बाकायदा नाम दिया। लेकिन सोशल मीडिया भी आ गया है और सोशल मीडिया में बहुत सारी पार्टियों के IT सेल्स हो गए हैं और ये माना जा रहा है कि IT सेल्स भी बहुत सारे झूठ फैलाते हैं। लेकिन IT एक्ट 2000 में जो पास हुआ था उसमें धारा थी 66A और 66A में कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जिनके आधार पे अगर आप सोशल मीडिया में कोई बात कहते थे तो आप पे कार्रवाई की जा सकती थी, उस पर रोक लगाई जा सकती थी। लेकिन श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2015 में उसका फैसला हुआ, माना गया कि जो 66A है उसमें जिन आधारों पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात कही गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर, वे आधार संविधान में नहीं दिए हुए हैं, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। लेकिन के प्रकार सरकारों की कोशिश होती है, मैं किसी खास सरकार विशेष के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कोशिश होती है कि सरकारों की आलोचना नहीं हो। हालांकि डेमोक्रेसी के फलने फूलने के लिए जरूरी है कि सरकारों की नीतियों की आलोचना होती रहे। एक स्वच्छ समाज बनाने के लिए ये बेहद ज़रूरी है। लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि तथ्यहीन आलोचना हो। तथ्यों के आधार पर बिल्कुल इंटेलेक्चुअल तरीके के साथ, एकेडमिक तरीके के साथ हमें अपनी बातों के कहने का हक होना चाहिए, और यदि हक रोका जाएगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। ये बात हमें समझ लेना चाहिए। और आज की तारीख में जो भी मानव इतिहास ने जिस तरह के शासन व्यवस्था की कल्पना की होगी या जिस तरह की शासन व्यवस्था में सभी रहना चाहेंगे, उसमें उत्तम, सबसे उत्तम व्यवस्था डेमोक्रेसी को माना जाता है। इसलिए ये जो बोलने का अधिकार है, जिसकी शुरुआत मैंने बिल ऑफ राइट्स से आपको बताने की कोशिश की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इसको समझना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए मित्रों, तदनुसार आचरण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ यदि आपको मेरी बात पसंद आए कृपया लाइक करें, कृपया शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।